पता नहीं भाई WWE को ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई ब्रॉल हो रही है तो बहुत सारी सिक्योरिटी को उसमें डाल दो ताकि ब्रॉल और भी ज़्यादा बड़ी लगने लगे। पर ये वाला काम आज उल्टा पड़ गया क्योंकि आज रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की ब्रॉल बहुत ज़्यादा लेम लग रही थी। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो जानने के लिए कि आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की शुरुआत हमें रैंडी ऑर्टन के साथ देखने को मिलती है और अभी भी भाई क्राउड का रिएक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है रैंडी ऑर्टन के लिए, भले ही उन्होंने हील टर्न कर लिया हो। तो क्राउड के अच्छे खासे पॉप के साथ रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है। इसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं और यहाँ वो कोडी रोड्स की बात कर रहे थे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुई थी कुछ टाइम पहले, कोडी रोड्स ने कहा था उनकी आंखों में आंखें डाल के कि भाई मुझे रियल रैंडी ऑर्टन चाहिए, और उनके सारे फैंस भी असली रैंडी ऑर्टन को देखना चाहते थे। लेकिन बहुत टाइम पहले भाई उन्होंने अपने अंदर की वॉइसेस को सुनकर उन्हें चुप करा दिया था और वो ज़्यादातर फोकस कर रहे थे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने पर, और जब वो जाएंगे WWE से तो क्या उनकी लेगेसी छोड़कर जाएंगे उस पर। तो भाई यहाँ लेगेसी को भी रैंडी ऑर्टन ने मेंशन कर दिया है इनडायरेक्टली। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन मिस्ट्री कॉलर की भी बात करते हैं, जहां वो कह रहे थे कि भाई उस बंदे ने उनके अंदर की वॉइसेस को जगाया है। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोलते मैट कैराडोना की एंट्री हो जाती है। लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन ने जिस हिसाब से मैट कैराडोना को बचाया था, आज वो बहुत ज़्यादा टूटे फूटे लग रहे थे। लेकिन यहाँ मैट कैराडोना बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो माइक लेकर आए थे जैसे वो रैंडी ऑर्टन के मुँह पर मारते हैं। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन सीधा रिंग के बाहर जाते हैं और भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। इसके बाद वैसे एक और सेगमेंट देखने को मिलता है हमें रैंडी ऑर्टन का बैक स्टेज से, जहां वो निक ऑल्डिस से मिलकर भाई बहुत गुस्से में कह रहे थे कि मुझे मैच चाहिए मैट कैराडोना के साथ। यहां पहले तो निक ऑल्डिस मना कर रहे थे कि भाई उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद वो मैच ऑफिशियल कर देते हैं। और मैच के ऑफिशियल हो जाने के बाद रैंडी ऑर्टन की शक्ल देखने वाली थी क्योंकि अचानक से भाई उनका रिएक्शन गुस्से से खुशी में बदल जाता है। नेक्स्ट मैच इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस और बेला ट्विंस के बीच में देखने को मिलता है। और बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि भाई लेस लेजेंड और नाया जैक्स भी यहाँ आने वाले थे, तो मैच के पहले उनकी भी एंट्री हो जाती है। अभी वैसे मैच तो ये कुछ खास था नहीं क्योंकि WWE ने ज़्यादा टाइम इस मैच को दिया नहीं था। लेकिन बात करें मैच के एंड की तो लेस लेजेंड एक मूवमेंट पर चीप शॉट लगाती हैं अलेक्सा ब्लिस के ऊपर। अभी रेफरी ब्री बेला में बिजी था तो भाई वो ये सब देख नहीं पाता, जिसके बाद ब्री बेला फ़ायदा उठाती हैं और अलेक्सा ब्लिस को रोल अप से पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। इसके बाद फिर से भाई वही सेम चीज़ WWE ने फिर से रिपीट करी। नाया जैक्स और लेस लेजेंड अलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर और बेला ट्विंस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार लायरा वल्कीरिया और बेली बचाने आ गए क्योंकि भाई नेक्स्ट वो वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाएंगे और ये मैच रॉ में होने वाला है, तो भाई वहाँ भी सेम भसड़ हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक फनी सा सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ ट्रिक विलियम से निक ऑल्डिस कह रहे थे कि भाई तेरा जैसा वर्क चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुझसे और फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए उनका स्पॉट उन्होंने रेसलमेनिया में फिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ सैमी ज़ेन आकर पूछते हैं कि भाई मैं क्या करूँगा रेसलमेनिया में। लेकिन इसके बाद यहाँ निक ऑल्डिस बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके कहते हैं कि हाँ भाई तू हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तेरे लिए रेसलमेनिया में कुछ नहीं है। यहाँ वैसे ट्रिक विलियम्स भी मज़े ले रहे थे कि जा भाई केटरिंग का रास्ता उधर है। जिसके बाद सैमी ज़ेन के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो ट्रिक विलियम्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। जाते जाते वैसे सैमी ज़ेन निक ऑल्डिस से कह के जाते हैं कि उन्होंने रेसलमेनिया में जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। आगे जाकर वैसे सैमी ज़ेन बहुत बड़ा कारनामा करने वाले थे। नेक्स्ट इसके बाद हमें बकवास सा सेगमेंट देखने को मिलता है रेहा रिप्ली और जेड कारगिल के बीच में। लास्ट वीक रेहा रिप्ली के ऊपर मिचिन, बी-फैब और जेड कारगिल ने अटैक कर दिया था, तो यहाँ रेहा रिप्ली बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। जिसके बाद वो जेड कारगिल को कॉल आउट करती हैं और जेड कारगिल, मिचिन और बी-फैब हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ एक घटिया सा रीज़न भी देती हैं बी-फैब और मिचिन जेड कारगिल को ज्वाइन करने का कि भाई रेहा रिप्ली सारी अटेंशन ले रही थी, जिसकी वजह से जेड कारगिल ने जो उनके साथ किया वो सब उन्होंने भुला दिया और रेहा रिप्ली के पीछे पड़ गए वो। इसके बाद बी-फैब और रेहा रिप्ली का अचानक से मैच अनाउंस हो जाता है और भाई क्या ही मैच था, 30 सेकंड से ज़्यादा ये मैच चला नहीं होगा क्योंकि जेड कारगिल इस मैच में इंटरफेयर करती हैं और रेहा रिप्ली के ऊपर अटैक कर देती हैं। इसके बाद वही लास्ट वीक की तरह हमें सेम चीज़ दिखाई जाती है जहाँ तीनों मिलकर रेहा रिप्ली को धोती हैं और स्टैंड टॉल करती हैं। जब स्टार्टिंग में जैसे इनके बीच में इंटेंसिटी लग रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और पता नहीं भाई इनके प्रोमोस कौन लिख रहा है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें मिज और किट विल्सन देखने को मिलते हैं। यहाँ मिज की हालत ख़राब चल रही है क्योंकि डैना उजन का कर्स होने लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनके साथ फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ें हो रही हैं और अभी उनके जूते में च्युइंगम चिपक गई है। यहाँ वैसे वो किट विल्सन से कह रहे थे कि भाई तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ से मिस तो चले गए, लेकिन डैना उजन की एंट्री होती है और वो आकर किट विल्सन को कर्स कर देते हैं।
अभी आगे हमें पता चलने वाला था इस कर्ज की वजह से किट विल्सन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें किट विल्सन और जेली रोल का देखने को मिलता है। वैसे मैच ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग सा लग रहा था, क्योंकि जेली रोल बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से धुलाई कर रहे थे किट विल्सन की। लेकिन कुछ मूवमेंट्स पर ऐसा लग रहा था कि इनडायरेक्टली वो लो ब्लो मार रहे हैं किट विल्सन को, लेकिन मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड नहीं हो रहा था। तो शायद लो ब्लो के भी रूल्स अलग अलग होते हैं। बाकी ज़्यादा लंबा ये मैच चलता नहीं है और चोक स्लैम के साथ जेली रोल को विक्ट्री मिल जाती है। यहाँ जेली रोल को विक्ट्री मिल गई है, लेकिन अभी भी शायद ये किट विल्सन वाला ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जो कि भाई जो लास्ट वीक उन्होंने खतरनाक ब्रॉल करी थी जेकब फाटू के साथ, उसके बाद वो टूटे फूटे लग रहे थे। यहाँ उनका कहना था कि स्मैकडाउन में फ़िलहाल वो फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जेकब फाटू अगर उनसे भिड़ेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद वैसे एमएफटी का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है। लास्ट वीक सोलो सिकोआ ने एमएफटी के बंदों से बहुत कुछ बोल दिया था, तो यहाँ वो अपोलोजाइज़ कर रहे थे। यहाँ वो टामा टोंगा को टॉन्ट मारते हुए कहते हैं कि भाई एक बंदा है जो अपोलोजाइज़ नहीं करता और वो रोमन रेंस है, क्योंकि लास्ट वीक टामा टोंगा ने रोमन रेंस और सोलो सिकोआ को कंपेयर कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हमें यूएस टाइटल के लिए ओपन चैलेंज देखने को मिलता है कार्मेलो हेस का, जिसे आंसर करते हैं सैमी ज़ेन। तो भाई सैमी ज़ेन का आइडिया था यूएस टाइटल जीतकर रसलमेनिया में जाने का। सैमी ज़ेन के आने के बाद यहाँ ट्रिक विलियम्स भी आते हैं, जो कि आए तो सैमी ज़ेन को भाई परेशान करने के लिए थे, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। मैच की बात करें तो ये मैच हमें अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन एक मोमेंट पर ट्रिक विलियम्स यूएस टाइटल उठाकर भागने लगते हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें लगता है कि शायद सैमी ज़ेन को हरवा कर जाना चाहिए। तो एक मोमेंट पर वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन वो गलती से अटैक हो जाता है कार्मेलो हेस के ऊपर। अब इस पूरी भसड़ का फ़ायदा सैमी ज़ेन उठाते हैं और हेलुआ किक के साथ उन्होंने कार्मेलो हेस को पिन करके यूएस टाइटल जीत लिया है। और यहाँ से सैमी ज़ेन ने अपना स्पॉट तो रसलमेनिया में फिक्स कर लिया है। थोड़ा शॉकिंग सा मूवमेंट था कि अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सैमी ज़ेन को यूएस टाइटल दे दिया। बैक स्टेज इसके बाद सैमी ज़ेन जाकर निक ऑल्डिस से कहते हैं कि भाई देख, अब तो मेरे पास यूएस टाइटल आ गया है, तो अब रसलमेनिया में मेरा स्पॉट क्या होने वाला है। तो यहाँ इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि अब ट्रिक विलियम्स के साथ उनका रसलमेनिया में मैच होगा, जिसमें यूएस टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। वैसे मैंने बताया था कि इस मैच के प्लान तो थे, लेकिन इस मैच में यूएस टाइटल इन्वॉल्व नहीं होने वाला था, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को और भी इम्पोर्टेंट बनाने के लिए इसमें टाइटल डाल रही है। पर भाई इस सब भसड़ के चक्कर में बेचारे कार्मेलो हेस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्क्रू कर दिया। इसके बाद हमें रिंग में जेकब फाटू देखने को मिलते हैं, जो कि ड्रू मैकिंटायर को एड्रेस कर रहे थे। वैसे लास्ट वीक जो अटैक हुआ था उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की हालत तो ख़राब थी, लेकिन जेकब फाटू ठीक ठाक लग रहे थे। यहाँ जेकब फाटू वो सारी चीज़ें बता रहे थे जो कि ड्रू मैकिंटायर ने उनके साथ करी थी, और वो दांत तोड़ने वाला इंसिडेंस जो हुआ था बहुत टाइम पहले, उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के ऊपर लगा दिया। यहाँ जेकब फाटू का कहना था कि भाई तू मेरा करियर ख़त्म करना चाहता है और मेरे बच्चों से खाना छीनना चाहता है, लेकिन वो हर हफ्ते स्मैकडाउन में आएंगे और ड्रू मैकिंटायर को डॉग वॉक कराएंगे। इसके बाद यहाँ टूटी फूटी हालत में ड्रू मैकिंटायर भी आते हैं, जिनका कहना था कि भाई फालतू में तू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, और हर बुरी चीज़ का ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया जाता है क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई गलत तो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे हाथ से टाइटल चला गया और रसलमेनिया का स्पॉट भी चला गया, और वो सब हुआ है जेकब फाटू की वजह से। अभी यहाँ जेकब फाटू ने खाना छीनने की बात करी थी उनके बच्चों से, जो कि ड्रू मैकिंटायर ने किया है, तो भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि स्क्रू योर किड्स। इसके बाद वैसे जेकब फाटू बड़े गुस्से में आ गए थे और यहाँ उन्होंने शर्ट वर्ट भी निकाल दी थी, और यहाँ से पता लगता है कि लास्ट वीक भाई जेकब फाटू को भी लगी थी, क्योंकि पट्टी बांधी हुई थी उन्होंने अपने ऊपर। लेकिन ज़्यादा कुछ होता है इससे पहले ही निक ऑल्डिस आ गए, और निक ऑल्डिस का कहना था कि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम दोनों के भरोसे छोड़ने वाली है। जिसके बाद इनका मैच रसलमेनिया के लिए अनाउंस हो जाता है, और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होगा। कह सकते हैं कि अनसेंशन्ड मैच होगा, जिसमें रेफरी बस 3 काउंट करने के लिए होगा, बाकी ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। अभी कल तक तो लग रहा था कि शायद ये हेल इन अ सेल वाला मैच होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे, पर ये वाली स्टिपुलेशन भी भाई बहुत ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि दोनों ही बंदे एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। इसके बाद हमें जूलिया और टिफनी स्टैटन का मैच देखने को मिलता है। अभी पहले ये टाइटल के लिए होने वाला था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में इसे सिंगल्स मैच बना दिया। बात करें मैच की तो ये ठीक ठाक सा मैच था, जहां मैच के एंड में टिफनी स्टैटन मूव शॉट लगाने जाती हैं, लेकिन जूलिया नीज अप कर देती हैं, जिसके बाद जूलिया की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद अगेन हमें रैंडी ऑर्टन बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, जहां वो फिर से किसी बंदे से बात कर रहे थे, और यहाँ उनका कहना था कि भाई मैं बहुत जल्दी तुझसे मिलने वाला हूँ। इसके बाद हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में मैट कैरेडोना और रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिलता है।
वैसे तो WWE की पॉलिसी होती है कि अगर किसी को कुछ लग भग जाए तो उसको मैच नहीं देते, लेकिन इमेजिन करो यहाँ मैट कैराडोना पूरी तरह से इंजर्ड हैं लेकिन स्टिल उन्हें मैच मिल रहा है, वो भी उस बंदे के साथ जिसने उन्हें इंजर्ड करा है। तो भाई मैच की बात करें तो सबसे पहले तो मैट कैराडोना एंट्री के साथ ही रैंडी ऑर्टन के ऊपर चढ़ गए, लेकिन क्योंकि वो पहले से ही टूटे फूटे हुए थे तो रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर डोमिनेट करते हैं। और यहाँ भाई मैट कैराडोना के टूटे हैंड को बहुत ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा था। बाकी बात करें मैच के एंड की तो ज़्यादा लंबा ये मैच चलता नहीं है और आरकेओ के साथ मैट कैराडोना यहाँ हार गए। अब यहाँ लग रहा था कि शायद स्मैकडाउन एंड होने वाली है, लेकिन भाई तभी कोडी रोड्स की बस हमें दिखाई जाती है जिसमें से कोडी रोड्स निकल कर आते हैं। अभी कोडी रोड्स को देखने के बाद शायद रैंडी ऑर्टन के अंदर का शैतान फिर से जाग गया और सिक्योरिटी जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी वो उसे बजा देते हैं, जिसके बाद कोडी रोड्स भी रिंग में आते हैं और कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की हमें ब्रॉल देखने को मिलती है। लेकिन भाई ये सिक्योरिटी का समझ में नहीं आता कि WWE क्यों बार बार सिक्योरिटी को भेज देती है। तो यहाँ भी भाई सिक्योरिटी आई थी रोकने के लिए, लेकिन स्टिल कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन ब्रॉल कर रहे थे। लेकिन ये ब्रॉल इतनी लंबी चलाई जाती है कि एक मोमेंट पर लगता है कि दोनों ब्रॉल करना चाहते नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखी हुई है। पकड़े हुए है। बाकी यहाँ जेली रोल भी आए थे रोकने के लिए रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स को, लेकिन बेचारे जेली रोल को आरकेओ पड़ जाता है, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन यहाँ से निकल लेते हैं। वैसे ये ब्रॉल करवाने का आइडिया जिसका भी था बहुत अच्छा था, लेकिन जिस हिसाब से ये ब्रॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा लेम लग रही थी। जिस हिसाब से रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स की कुछ हफ्तों पहले धुलाई करी थी, आज कोडी रोड्स उतने गुस्से में लग नहीं रहे थे। बाकी वैसे ये WWE को बार बार सिक्योरिटी को बीच में लाना बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ भाई स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है और ठीक ठाक सी स्मैकडाउन आज हमें देखने को मिल गई, लेकिन ये कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। बाकी कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी, और ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।